हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। आज है 7 फरवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 6 फरवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से मैं करंट अफेयर, साइंस के वीडियो अपलोड करता हूं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रितु बाहरी। ठीक है, ये हैं रितु बाहरी, जिन्हें हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, तो सरकार ने 2 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति बहरी की नई भूमिका की घोषणा किया है। उन्होंने पिछले मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका स्थान लेंगी। इससे पहले वह पंजाब और हरियाणा में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा दे रही थी और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश रितु को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई है। अब उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनी है तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यह है उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड दो देशों से अपना बॉर्डर शेयर करती है, एक चाइना और दूसरा नेपाल। नेपाल और उत्तराखंड अपनी सीमाएं काली नदी से अलग करती है। ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में एक काली नदी पड़ती है। ये काली नदी नेपाल और उत्तराखंड के बीच का बॉर्डर है। ठीक है, तो उत्तराखंड के राजधानी देहरादून है और जहाँ जिलों की संख्या 13 है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड में वर्तमान विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 3 सीटें हैं। इसे आपको याद रखना है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी इसी राज्य में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्योम मित्र। ठीक है, ये है पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र, जिसे इसरो द्वारा मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा विकसित महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र इस वर्ष की तीसरी तिमाही में एक मानव रहित मिशन पर निकलेगी। मिशन, जिसका नाम संस्कृत शब्दों से बना व्योम, यानी व्योम का अर्थ अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ मित्र, के नाम पर रखा गया है। 2025 के लिए निर्धारित देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आध्यात्मिक नेता को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, जिन्हें केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध बद्रीधाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मान्यता आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके समर्पण और सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है। बद्रीधाम, जिसे अक्सर भगवान विष्णु का सांसारिक निवास कहा जाता है, दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है। शंकर स्मृति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए
इसके मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की नियुक्ति से प्रमुख तीर्थस्थल, धार्मिक समुदाय और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। अब मैं उत्तराखंड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध बद्री धाम के मुख्य पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, जिन्हें हाल ही में केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक आध्यात्मिक नेता हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। यह है उत्तराखंड का मैप। ठीक है, उत्तराखंड दो देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक चीन और दूसरा नेपाल। नेपाल और उत्तराखंड एक दूसरे को काली नदी से अलग करती है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। जिलों की संख्या 13 है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, जहां विधानसभा की सीटें 70 है, लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इसे याद रखना है, विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 3 सीटें यहाँ पे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, जिन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के नई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अभी हाल ही में फ्रांस सरकार ने डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने का घोषणा किया है और इसी के साथ फ्रांस पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है जो डिजिटल वीज़ा को पेश करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। तो चूँकि डिजिटल वीज़ा को चूँकि फ्रांस शेंगेन वीज़ा प्रणाली को डिजिटल बनाने में अग्रणी है, इसीलिए ये और कुशलता और सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया के लिए मंच तैयार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य है विशेष रूप से आने वाले समय में प्रमुख खेल आयोजनों को ध्यान में रखते हुए वीज़ा पहुंच और सुविधाओं को बढ़ाना है। इसके मद्देनज़र फ्रांस सरकार ने डिजिटल वीज़ा की पेशकश की है और इसी के साथ यह पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है फ्रांस। ठीक है, जिसने डिजिटल वीज़ा पेश की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेंगेन वीज़ा या शेंगेन डिजिटल वीज़ा के रूप में प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर है फ्रांस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एन्नौर में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है, जहां अमोनिया गैस के रिसाव होने के बाद पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग ने कंपनी पर लगभग 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये तमिलनाडु के एन्नौर में स्थित है, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल रविचंद्रन नारायण रवि यानी RN रवि हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? RN रवि। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। राजधानी चेन्नई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के संभाजी नगर। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महोत्सव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के संभाजी नगर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य असम में। ठीक है, इसका राइट आंसर है असम, ऑप्शन बी असम। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य असम में पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया है।
केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के साथ 100 बिस्तर वाले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी है। ठीक है, अब ये पूर्वोत्तर राज्य असम में हुआ है, तो असम के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये है असम का मैप। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और असम का राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। ठीक है, असम की विधानसभा की सीटें 167 है और लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं। इसके साथ ही राज्यसभा की 7 सीटें और उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, असम में जिलों की संख्या 35 है। यहाँ 35 जिले हैं असम में। ठीक है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, राजधानी दिसपुर, और वर्तमान में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। विधानसभा की सीटें 167, लोकसभा की असम में सीटें 14 और 7 राज्यसभा सांसद यहाँ से चुनकर आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपूर्व चंद्रा। ये है अपूर्व चंद्रा, जिन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिली एलिस। अभी हाल ही में 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली एलिस ने जीता है। बिली एलिस ने व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी सॉन्ग के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 में जीता है। इसके साथ ही बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए मिडनाइट को, बेस्ट फॉक एल्बम के लिए जॉनी माइकल को, और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए मिली साइरस को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ग्रैमी पुरस्कार की बात की जा रही है, तो ग्रैमी पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हर साल यह अवार्ड अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस की तरफ से विजेताओं को दिया जाता है। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड सितार वादक पंडित रविशंकर ने जीता था, जिन्हें लगातार 4 बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक थे, और सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भी व्यक्ति हैं। ठीक है, इसी के साथ ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह थी। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तन्वी शाह पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की विधानसभा मंत्रिमंडल ने हाल ही में समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा मंत्रिमंडल ने कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया विधेयक जो 6 फरवरी को लागू किया गया है, उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया। ठीक है, यह अगर सदन से पास होता है तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, इसे याद रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश से अलग करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अडानी समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण किस राज्य में करेगा? ठीक है, तो अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र की स्थापना गुजरात के मुंद्रा में किया जा रहा है। ठीक है, यह है दुनिया का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र जिसे अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र होगा। ठीक है, जो कि गुजरात के मुंद्रा में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी आयरलैंड के प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है, जिसे हाल ही में
शपथ दिलाई गई है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मिशेल ओनील। अभी हाल ही में मिशेल ओनील को उत्तरी आयरलैंड के प्रथम महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, तो अभी उत्तरी आयरलैंड की संसद ने सिन फेन का प्रतिनिधित्व करने वाली आयरिश राष्ट्रवादी नेता मिशेल ओनील को उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजनीतिक परिदृश्य में ब्रिटिश समर्थक संघवादियों के पारंपरिक प्रभुत्व से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है। जो आज़ादी उत्तरी आयरलैंड की आज़ादी के बाद पहली महिला मंत्री के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई है, जिनका नाम है मिशेल ओनील। ठीक है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन था उत्तरी आयरलैंड के प्रथम महिला मंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर है मिशेल ओनील। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में ट्रॉमा सेंटर और हेला मशीन सहित उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। ये हैं मनसुख मंडाविया, जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में ट्रॉमा सेंटर और हेला मशीन सहित उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के रूप में भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के रूप में भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 को देश में सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी सम्मेलन के रूप में स्थान दिया गया है। दक्षिणी गोवा में आयोजित किया जाने वाला यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सम्मानित संरक्षण के तहत भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ के आधिकारिक समर्थन के साथ भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का लक्ष्य भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI एंड DSJI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, PT ऊषा। अभी हाल ही में PT ऊषा को स्पोर्ट जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं PT ऊषा, जिन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष PT ऊषा को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय एथलेटिक्स में उनके साधारण योगदान के लिए मान्यता देते हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया था। पुरस्कार समारोह में सम्मानित अतिथियों में राज्यसभा सदस्य और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा शामिल थे। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में SJFI एंड DSJI स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है PT ऊषा को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। तो मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान प्राप्त किया है और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस के सर्वेक्षण में मुकेश अंबानी को 80.3 का प्रभावशाली ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स BGI स्कोर दिया गया। वहीं चीन स्थित टेंसेंट में हुआतांग मा के 81.6 के अग्रणी स्कोर से ठीक नीचे हैं, जिसकी वजह से चीन में स्थित टेंसेंट के हुआतिंग मा को प्रथम स्थान दिया गया है और BGI के एक संतुलित स्कोर कार्ड का उपयोग करता है
जो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपनी कंपनी के ब्रांड और दीर्घकालिक मूल्यों के प्रबंधन के रूप में कार्य करने की क्षमता पर जोर देता है। ठीक है, इसे आप याद रखना है आपको। तो इसका एक बार फिर से रुक करते हैं और देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को प्रथम स्थान दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी को। ठीक है, ब्रांड गार्जियन यानी ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 जारी किया जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओलेग कोनेन्को। ठीक है, ओलेग कोनेन्को रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओलेग कोनेन्को। ठीक है, अभी हाल ही में रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने नया इतिहास रचा है। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 59 वर्षीय कोनेन्को ने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री गनेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, गनेडी पडल्का ने स्पेस में 878 दिनों से अधिक समय बिताया था, वहीं कोनेन्को ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोनेन्को रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ओलेग कोनेन्को अभी सितंबर के अंत तक वह वापस अपने देश लौटेंगे अंतरिक्ष से, जो कि तब तक उनका 1110 दिन पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ वह अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो सोवियत संघ ने 1957 में अपना पहला पृथ्वी की कक्षा में अपना पहला स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया था। ठीक है, उसी के साथ सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 1961 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली व्यक्ति भी बनी थी। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये हिस्ट्री भी याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।